एक इंसान, हरिहर काका, उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, बिल्कुल खामोश। तो आज आइए उनकी इस कहानी की परतों को खोलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस खामोशी के पीछे राज क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर कोई इंसान बोलना बंद ही क्यों कर देगा? सोचिए, ऐसी क्या वजह हो सकती है? कौन सी ऐसी बात हो सकती है जो किसी को इतनी गहरी खामोशी में धकेल दे? यही यही वो रहस्य है जिसे आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहानी को सुनाने वाले जो कथावाचक हैं, वो हरिहर काका की हालत को ना एक बहुत ही पावरफुल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे कोई नाव बीच समंदर में तूफान में फंस गई हो और उस पर बैठे लोग चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी आवाज तो समंदर की लहरों में खो जाएगी। ये बात हमें फौरन उनकी बेबसी का एहसास करा देती है कि वो चाहकर भी मदद के लिए नहीं पुकार सकते। अब बात यह है कि जो कथावाचक हैं उनका हरिहर काका से कोई दूर का रिश्ता नहीं है। बचपन से एक पिता बेटे जैसा गहरा नाता रहा है। वो याद करते हैं कि कैसे काका बचपन में उन्हें अपने कंधों पर बिठा के घुमाया करते थे। और शायद शायद इसी वजह से काका की ये खामोशी उन्हें और भी ज्यादा चुभती है और भी ज्यादा परेशान करती है। तो फिर हरिहर काका की इस चुप्पी को अगर सच में समझना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके अतीत में, क्योंकि उनकी आज की जो हालत है उसकी जड़ें वहीं कहीं छिपी हैं। तो हरिहर काका की सिचुएशन है क्या असल में? देखिए, वो 4 भाइयों में से एक हैं। उनकी 2 शादियां हुई, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और अब वो अपने भाइयों के परिवारों के साथ एक ही घर में रहते हैं। और उनके पास अपनी कहने को जो सबसे बड़ी चीज है, उनकी एकमात्र संपत्ति, वो है उनकी 15 बीघा जमीन। यही उनकी असल ताकत है। और उसी घर के अंदर उनके साथ जो बर्ताव होता था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मतलब, एक तरफ घर के जो दूसरे मर्द थे, उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना परोसा जाता था, और दूसरी तरफ हरिहर काका, जिनके हिस्से में आता था बचा खुचा रूखा सूखा खाना। और मजे की बात देखिए, उनकी जमीन की सारी पैदावार उसी घर में आती थी। इसके बावजूद उन्हें धीरे धीरे बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा था। और फिर एक दिन वो हुआ जो शायद होना ही था। एक ऐसी घटना घटी जिसने हरिहर काका के सब्र का बांध तोड़ दिया। सालों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो अचानक एक लावा बनकर फूट पड़ा। हुआ कुछ यूं कि घर में कोई मेहमान आया। अब मेहमान के लिए तो जाहिर है अच्छा खासा स्वादिष्ट खाना बना। हरिहर काका उस वक्त बीमारी से नए नए उठे थे, तो वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। घर में सबने खाना खा लिया, पर किसी ने भी हरिहर काका को एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। सोचिए, उन्हें जैसे पूरी तरह से भुला दिया गया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़े अपमान की बात थी। और हद तो तब हो गई जब आखिर में उनके सामने खाने की थाली आई, और उसमें क्या था? बासी भात और अचार। बस यही वो पल था। ये अपमान उनसे सहा नहीं गया और उनके सब्र का बांध टूट गया। बस फिर क्या था? हरिहर काका ने गुस्से में वो थाली उठाई और सीधा आंगन में फेंक दी। और वो पहली बार चिल्लाए। उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो मुफ्त का नहीं खाते, उनके खेतों की पैदावार इसी घर में आती है। उस एक पल में उन्होंने न सिर्फ अपना महत्व बताया, बल्कि पूरे परिवार का जो पाखंड था, उसे सबके सामने लाकर रख दिया। और काका का यही गुस्सा, यही लड़ाई कहानी में एक नए खिलाड़ी की एंट्री कराता है। एक बहुत ही चालाक किरदार। और वो था गांव की ठाकुरबाड़ी का मुख्य पुजारी, यानी कि महंत। अब ये जो महंत था, उसने घर का ये पूरा झगड़ा सुन लिया था, और उसने फौरन हरिहर काका की हताशा को भांप लिया। उसे समझ आ गया कि यहाँ एक बहुत बड़ा मौका है, और उसने इस मौके का फायदा उठाने में एक पल की भी देर नहीं की। अब जरा महंत की चालाकी तो देखिए। उसने कितनी सफाई से अपना जाल बिछाया। सबसे पहले उसने कहा कि ये परिवार वगैरह सब मोह माया है, सब स्वार्थी हैं। फिर उसने काका को ये यकीन दिलाया कि उनका परिवार सिर्फ उनकी 15 बीघा जमीन की वजह से उनसे जुड़ा है। और फिर उसने एक समाधान दिया कि अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, और बदले में क्या मिलेगा? दुनिया में नाम, यहां ऐशोआराम की जिंदगी, और मरने के बाद सीधा स्वर्ग। उसने काका के दर्द, उनके अकेलेपन, हर चीज का फायदा उठाया और उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया। अब जैसे ही परिवार वालों के कानों तक ये बात पहुंची कि हरिहर काका की कीमती जमीन हाथ से निकल सकती है, तो बस उनकी तो हालत ही खराब हो गई। उनकी घबराहट देखने लायक थी। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दांव पर क्या लगा था।
कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि 15 बीघा उपजाऊ जमीन, जिसकी कीमत उस जमाने में 2 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। तो ये बिल्कुल साफ था कि परिवार को जो चिंता हो रही थी ना, वो इमोशनल नहीं थी, वो पूरी तरह से फाइनेंशियल थी। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और जमीन खोने का डर सताया, तीनों भाई भागे भागे मंदिर पहुंचे, हरिहर काका से मिन्नतें करने, उन्हें घर वापस लाने के लिए। और अगले दिन तो पूरा ड्रामा हुआ। वो तीनों काका के पैरों पर गिर पड़े, रोने धोने लगे और अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। मतलब काका को वापस जीतने के लिए पूरा एक नाटक रचा गया। और इसके बाद तो घर का माहौल ही बदल गया। रातों रात बदलाव आ गया। अब 5-5 औरतें काका की सेवा में लगी रहती थीं। खाना उनकी पसंद का बनता था। मतलब उन्हें घर का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बना दिया गया था। लेकिन ये जो प्यार था, ये अचानक उमड़ा स्नेह या असली नहीं था। ये तो बस मंदिर से जो खतरा महसूस हो रहा था, उसका एक सोचा समझा जवाब था। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, उस सबसे बड़े सवाल पर और उसके जवाब पर। तो फिर सवाल एक बार फिर वही है, हरिहर काका की ये जो गहरी पत्थर जैसी खामोशी है, इसकी असली वजह क्या है? ये मौन क्यों है? वजह यह है कि हरिहर काका परिवार के लालच और धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड के बीच बुरी तरह फंस चुके हैं। और अब उनकी ये जो चुप्पी है, ये कोई मजबूरी नहीं, ये उनका हथियार है, उनकी एकमात्र पनाहगाह। ये उनका तरीका है ये बताने का, विरोध करने का, कि उन्हें एक इंसान समझो, कोई जमीन का टुकड़ा या जायदाद नहीं। वो अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि दोनों तरफ, चाहे वो उनका अपना परिवार हो या फिर वो महंत, दोनों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उनकी जमीन। उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को अब पूरी तरह से मान लिया है कि इन सब रिश्तों की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ लालच है। और आखिर में ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब रिश्ते सिर्फ स्वार्थ की नींव पर खड़े हों, तो फिर एक इंसान की अपनी कीमत क्या रह जाती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, इंसानियत और दौलत के बीच की इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बारे में।